नमस्ते दोस्तों, मैं मनोज कुमार आनंद आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा दर्शन क्लासेज में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और इतिहास में आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास और प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का क्या क्या स्रोत है और इनके बारे में हमें कहाँ कहाँ से जानने के लिए मिलता है। इन सभी स्रोतों को और इन सभी बिंदुओं को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करूँगा, तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज का ये वीडियो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज का वीडियो हम आज की क्लास का पहला पॉइंट है भारत का विस्तार। तो दोस्तों, भारत का विस्तार जो है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य एवं पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा गया है और यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। तो दोस्तों, हमने देखा कि भारत का विस्तार जो है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक फैला हुआ है और उस फैले हुए भूभाग को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, जिसे महाकाव्य एवं पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा गया है। आपके निवासियों को भारतीय अथवा भारत की संतान कहा गया है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि भारत का विस्तार जो है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है कि यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है। भिन्न भिन्न देशों के भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने भारत को भिन्न भिन्न नाम दिया। तो यूनानी इतिहासकारों ने भारत को इंडिया कहकर संबोधित किया और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम देकर के संबोधित किया। दोस्तों, आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका यहाँ बन रहा है कि निम्नलिखित में से किन देशों के विद्वानों द्वारा भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूनानियों द्वारा जो है भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया गया है, जबकि आप जानते हैं मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास का दायरा काफ़ी बड़ा है और इसके अध्ययन में सुविधा के लिए भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग है प्राचीन भारत, दूसरा भाग है मध्यकालीन भारत और तीसरा भाग है आधुनिक भारत। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमें मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। तो पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ, दूसरा स्रोत है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा स्रोत है विदेशों का विवरण और चौथा स्रोत है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। तो पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ, दूसरा स्रोत है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा स्रोत है विदेशों का विवरण और चौथा स्रोत है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। वेद का संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि वेद के संकलनकर्ता किन्हें माना जाता है या फिर किन्हें कहा जाता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को वेद का संकलनकर्ता माना जाता है। तो आप जानते हैं कि वेद कितने हैं? 4 वेद है। वेद 4 है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन सा वेद है। तो देखिए, वेदों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। तो पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा आयुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद है। तो दोस्तों, वेद को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है आयुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो वेद को जो 4 भागों में बांट दिया गया है। हम देखते हैं कि ऋग्वेद क्या है। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऋग्वेद जो है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इस वेद के रचनाकार विश्वामित्र है। तो ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। आप इन्हें याद रखेंगे, परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से उठाए जा सकते हैं कि ऋग्वेद के रचनाकार कौन है। तो ऋग्वेद के रचनाकार जो है विश्वामित्र है। तो दोस्तों, आप इन्हें याद रखेंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं लिखी गई है। तो इस वेद में मंडलों की संख्या 10 है और सूक्त की संख्या 1028 है और ऋचाओं की संख्या जो है 10,462 है। तो चलिए हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ऋग्वेद में
जो ऋचाएँ लिखी गई हैं और ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उन ऋषियों को होत्री कहा जाता है। उन ऋषियों को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। दोस्तों आप याद रखेंगे, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। अब चलिए हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है, आप जानते हैं कि मंडलों की संख्या 10 है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और ये मंत्र जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से पूछा जा सकता है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और ये मंत्र जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया है। तो आप इन्हें याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो हस्तलिखित ऋचाएं क्या होती है? तो पहले आप इसको समझ लीजिए। हाथ से जो लिखी गई ऋचाएं होती है उसी को हम हस्तलिखित ऋचाएं कहते हैं और उन हस्तलिखित ऋचाओं को जो है खिल कहा जाता है। आपसे यदि क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन किया गया है? तो ये वर्णन जो है 8वें मंडल में है। तो आप इन्हें याद रखेंगे और उन ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। चलिए दोस्तों हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है ऋग्वेद की 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम जो है उनका उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है? तो आप याद रखेंगे कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। चलिए दोस्तों हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। चतुर्वर्ण समाज का वर्णन हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। चतुर्वर्ण समाज का वर्णन जो हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि चतुर्वर्ण समाज का संबंध जो है ऋग्वेद के किस मंडल से है? तो 10वें मंडल से है। आप ये भी याद रखेंगे कि चतुर्वर्ण समाज का वर्णन जो है ऋग्वेद में दिया गया है। ऋग्वेद में जो है चतुर्वर्ण समाज के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आप इन्हें याद रखेंगे। अब देखिए चतुर्वर्ण समाज क्या है? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उस समय 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और तथा शूद्र। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ और भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ तथा जंघाओं से वैश्य का जन्म हुआ और चरणों से शूद्र का जन्म हुआ। ऐसा पुराने धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है और इनकी मान्यताओं का उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। तो आप इन्हें याद रखेंगे। चलिए दोस्तों हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। कहना दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशराग युद्ध का उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ये दशराग युद्ध जो है पृथ्वी नदी, जिसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। पहले रावी नदी का नाम था पृथ्वी नदी, जिसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। ये सुदास और 10 जनों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास का विजय हुआ। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि दशराग युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि दशराग युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है ये उल्लेख? तो 7वें मंडल में ये उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये युद्ध जो है 10 जन और सुदास के बीच हुआ था, जिसमें सुदास का विजय हुआ था। चलिए दोस्तों हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है मैं कवि हूँ, मेरे पिता वेद है और मेरी माता चक्की चलाती है। यह कथन ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वेद है और मेरी माता चक्की चलाती है। ये कथन जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में लिखी गई है। तो दोस्तों यहाँ से ये कथन एग्जाम में सीधे उठाकर पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन कथन को याद रखिएगा और इन कथनों का वर्णन जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में देखने के लिए मिलता है। तो चलिए दोस्तों हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। कहा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का
पहली बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के पुरुषोक्त में 4 वर्ण जो है जिसके बारे में चर्चा हम ऊपर में कर चुके हैं। इस 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। इन चारों वर्णों का उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद के पुरुषोक्त में मिलता है। इन 4 वर्णों का वर्णन जो हमें ऋग्वेद के पुरुषोक्त में मिलता है। चलिए दोस्तों, हम अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है वामन अवतार के 3 पगों की जानकारी का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। दोस्तों पुराने धार्मिक ग्रंथ के अनुसार आपको मालूम होगा कि भगवान विष्णु जब वामन अवतार धारण किए तो वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग जमीन दान में मांगे थे, जिसका वर्ण हमें ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि भगवान विष्णु की वामन अवतार के 3 पगों का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऋग्वेद होगा। तो आप इन्हें याद रखेंगे दोस्तों। अब चलिए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद में भगवान इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 2 ऋचाओं की रचना की गई है। तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। इंद्र के लिए जो है 250 और अग्नि के लिए जो है 200 ऋचाओं की रचना की गई है। दोस्तों, भारत के विस्तार में एक शब्द आया है उपमहाद्वीप, जिसे हम क्या कहते हैं? भारतवर्ष। उपमहाद्वीप क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। और उपमहाद्वीप को समझने से पहले हम महाद्वीप के बारे में समझते हैं। ऐसे बड़े भूखंड जो सागर और महासागर द्वारा अलग होते हैं, तब उस बड़े भूखंड को महाद्वीप कहा जाता है। और इस पूरे संसार में 7 महाद्वीप है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि उपमहाद्वीप क्या है। महाद्वीप का जब कोई टुकड़ा किसी भौतिक संरचना के द्वारा अलग होता है, तब उसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। दोस्तों, आज का क्लास पूरा हुआ। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।